सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों कहते हैं कि गुमसुम न बैठ ए जिंदगी, अभी तो इम्तिहान बाकी है। गुमसुम न बैठ ए जिंदगी, अभी तो इम्तिहान बाकी है। 4 कदम ही तो चली है तू, अभी तो जहां बाकी है। यूं तो 1-2 पन्ना ही पढ़ा है तेरी किताब से मैंने, यूं तो 1-2 पन्ना ही पढ़ा है तेरी किताब से मैंने। रुक तो सही पढ़ने के लिए, अभी पूरी किताब बाकी है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में यदि हमको कभी भी कोई भी काम में निराशा का भाव पनपे तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आने वाला पल, आने वाला भविष्य जो है वो अभी बाकी है और आने वाला भविष्य हमेशा सुनहरा होगा, उत्साह, उमंग और हर्ष से भरा हुआ होगा। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम निराशा के अंदर या असफलता के अंदर यदि वर्तमान में चल रहे हैं तो भविष्य भी इसी प्रकार का होगा। आप हमेशा याद रखो कि जिंदगी के अंदर अभी तो हमने केवल एक किताब के मुश्किल से 2 पन्ने पढ़े हैं, अभी तो पूरी किताब बाकी है और उस किताब में न जाने कितने सारे हमारे हर्ष के, उल्लास के अभी तो पाठ बाकी है। और उन पाठों को जब हम पढ़ेंगे, उनका आनंद लेंगे तो जिंदगी जो है ये हमेशा सुखद होगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कभी भी हमको निराशा की भावना हमारे मन के अंदर पनपने नहीं देना है। दोस्तों, मैं आपको अम्ल, क्षार और लवण टॉपिक पढ़ा रहा था। अम्ल के मैंने आपको 2 वीडियो बताए थे, उसके बाद में हमने क्षार पढ़ा था और हमने लवण भी पढ़ा था। उसके बाद में मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि सूचक क्या है, अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करते हैं। और हमने सूचक के अंदर भी पढ़े थे कि सूचक जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक। और उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि कुछ होते हैं ऐसे सूचक जो गंध के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गंधीय सूचक। जो स्टूडेंट्स लगातार वीडियोज को देख रहे हैं, जो लगातार वीडियोज को देख के नोट्स बना रहे हैं, जो वीडियोज को कई बार देखते हैं, निश्चित तौर पर मानिएगा कि उनके ये टॉपिक निश्चित तौर पर उनके दिमाग में पूरी तरह से अध्यारोपित हो जाते हैं। लेकिन जो ओकेशनली अर्थात कभी कभी वीडियोज को देखते हैं या वीडियोज को पूरा नहीं देखते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको पूरी तरह से टॉपिक को अपने मस्तिष्क में स्थापित करने में दिक्कत आएगी। दोस्तों, ये जो अम्ल, क्षार, लवण और सूचक पढ़ा है, उसके बाद में इसी में एक टॉपिक आता है और वो है पीएच स्केल। ये पीएच स्केल होती क्या है, पीएच स्केल का सूत्र क्या है, पीएच स्केल पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, किसका पीएच का मान कितना होता है, ये सब कुछ जानने का प्रयास आज हम इस टॉपिक के माध्यम से करेंगे। अतः अंत तक आप सभी मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। सबसे पहले बात आती है ये पीएच स्केल। लिखने का तरीका होता है पीएच स्केल में पी नीचे और एच जो है वो ऊपर आता है, ये इसका तरीका होता है। तो ये जो पीएच स्केल है, इसकी यदि अपन बात करें, मैं सभी इसको सारगर्भित रूप से लिख रहा हूं। आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर जो नोट्स जैसे आपको हमेशा लगातार हर वीडियो के अंदर मिलते जा रहे हैं, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। तो वहां से भी आप अपने नोट्स को प्रॉपर बना सकते हैं, उनसे उतार सकते हैं। बाकी मैं कंप्लीट यहां पर आपको समझा रहा हूं। तो पीएच स्केल जो है इसकी खोज करी थी, और इसकी जो खोज करी थी उस वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसेन। तो सोरेनसेन ने इसकी खोज करी थी। तो खोज में सोरेनसेन ने इसकी खोज करी थी। अच्छा, पीएच स्केल जो होती है, ये पीएच स्केल एक ऐसा मापक है जो अम्लता या क्षारकता के संख्यात्मक मान को दर्शाता है। तो अगली बात मैं यहां पर लिख रहा हूं पीएच स्केल। पीएच स्केल एक ऐसा मापक है, एक ऐसा मापक है, एक ऐसा मेजरमेंट है, एक ऐसा मापक है जो अम्लता व क्षारकता की, जो अम्लता व क्षारकता के संख्यात्मक मान को दर्शाता है। क्षारकता के संख्यात्मक मान को दर्शाता है। तो ये अगली बात है। एक बार जब आपको टॉपिक है तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा और कुछ भी इसके अंदर बचता नहीं है। चाहे महिला सुपरवाइजर की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
जैसे आपके सीटेट होती है, उसी प्रकार से रीट की परीक्षा का आयोजन राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेगी। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपको पता होगा 2 परीक्षाएं और लेती है, एनटीएससी, एसटीएससी, अर्थात अपन हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, उसमें से भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। और बच्चे जनरली अम्ल क्षार लवण पढ़ लेते हैं, वो सूचक नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने सूचक का वीडियो बनाया। उसके बाद बच्चे पीएच स्केल नहीं पढ़ते, तो मैं पीएच स्केल भी बता रहा हूं, इसमें न्यूमेरिकल भी है, ऑब्जेक्टिव प्रणाली पर न्यूमेरिकल आते हैं इस पर। तो ये सब कुछ एक बार पढ़ लोगे तो फिर आपके अम्ल क्षार लवण में कभी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि अम्ल क्षार लवण में आपने सूचक पढ़ लिया और उसके बाद में आपने पीएच स्केल भी पढ़ ली। तो यहां पर मैंने बताया कि ये जो पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल जो है ये एक ऐसा मापक है जो अम्लता या क्षारकता के संख्यात्मक मान को दर्शाता है। अगली बात, ये जो पीएच स्केल में ये जो पी है, ये पी, पीएच स्केल में पी जो अक्षर है, ये जर्मन के अंदर इसको बोलते हैं, जर्मन प्रणाली में, जर्मन भाषा में इसको अपन बोलते हैं पुशांस। तो पीएच स्केल में ये जो पी होता है, इसको जर्मन भाषा के अंदर पुशांस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है शक्ति, शक्ति, पावर। वैसे भी अपन जानते हैं पी का मतलब पावर। तो याद रखें पीएच स्केल में जो पी होता है, ये पी होता है, ये एक जर्मन शब्द है, और जर्मन शब्द है, जर्मन प्रणाली बोल दो या जर्मन भाषा के अंदर बोल दो, जर्मन शब्द है ये। और पीएच स्केल में ये जो पी जर्मन शब्द है, जिसका मतलब होता है पुशांस और इसका मतलब होता है शक्ति। अर्थात पीएच स्केल में एक शक्ति देखी जाएगी किसकी, H+ आयनों की। H+ आयनों को हाइड्रोजन आयन या इनका सही नाम है हाइड्रोनियम आयन की पावर देखी जाती है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है परीक्षा के अंदर कि पीएच स्केल में पी जो है ये जर्मन शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है तो पुशांस, अर्थात उसका तात्पर्य होता है शक्ति। अच्छा, अगली बात जो है, ये जो पीएच स्केल है, इस पीएच माप में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन किया जाता है। तो यहां पर मैं लिखूं पीएच स्केल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मापन किया जाता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मापन किया जाता है। तो यहां तक मैंने आपको पीएच स्केल में कुछ बातें बताई। वापस एक बार इसको मैं रिकैप कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, आप तब तक उतार ले इसको। पीएच स्केल जो है उसमें लिखने का तरीका, पी नीचे होता है, एच ऊपर होता है, पहली बात। पीएच स्केल इसकी खोज करी थी सोरेनसेन ने। पीएच स्केल एक ऐसा मापक है जो अम्लता व क्षारकता के संख्यात्मक मान को दर्शाता है। पीएच स्केल में जो पी होता है, ये जो अक्षर है, ये जर्मन प्रणाली या भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ तात्पर्य पुशांस होता है, अर्थात हिंदी में कहें तो उसका मतलब शक्ति होता है। और पीएच स्केल में जो होता है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन किया जाता है। अच्छा, अगली बात जो है पीएच स्केल में, आप कहोगे स्केल यदि है, अपन स्केल लेते हैं काम में, इसको अपन बोलते हैं फुट्टा। स्केल लेके आ, फुट्टा लेके आ। तो फुट्टे में अपन देखते हैं छोटे छोटे फुट्टे होते हैं, वो आपके 15 सेंटीमीटर के होते हैं, इतने इतने बड़े बड़े फुट्टे भी आते हैं। फुट्टे का मतलब स्केल है, फुट्टा ही बोलते हैं देसी भाषा में फुट्टा। तो ऐसे ही आप कहोगे ये जो पीएच स्केल, ये फुट्टा है, ये फुट्टा जो है, इस फुट्टे में कितने होते हैं भाई? फुट्टा शुरू होता है 0 से, और अपने जो फुट्टे होते हैं नापने तोड़ने के, जिनसे अपन लाइन खींचते हैं, वो होते हैं 15 सेंटीमीटर के। तो ये कितना बड़ा होता है? तो अगली बात मैं यहाँ पर यही बता रहा हूं। यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। इसमें बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, कोई ऐसी कठिन नहीं है। इसकी खोज किसने करी थी? और पीएच स्केल अम्लता व क्षारकता के संख्यात्मक मान को दर्शाता है। पीएच स्केल में जो पी अक्षर जो होता है, ये जर्मन शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है पुशांस और उसका मतलब होता है शक्ति। और पीएच स्केल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन किया जाता है। हंसी कुड़ ले आए, ये तेज ये बोलने आया। हाँ, अच्छा, अगली बात जो है, ये पीएच स्केल में मैं सभी आप ऑब्जेक्टिव प्रणाली से ऐसे बिंदुवार लिख रहा हूं, ताकि नोट्स बनाने में आपको इजी रहे। पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंकन होता है। मतलब इसकी स्केल होती है 0 से 14 तक। तो याद रहे पीएच स्केल में यदि कोई अपन कहे कि कहां से कहां तक होती है, तो पीएच स्केल 0 से अर्थात 0 से 14 तक होती है। तो 0 से 14 तक के मान को अपन ज्ञात करते हैं इसके अंदर। अच्छा,
अब आप कहोगे पीएच स्केल में और क्या, एक सूत्र है पीएच स्केल का, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग 10H प्लस। ध्यान दें सूत्र पर, ये पीएच स्केल में एक सूत्र है। सूत्र कभी भी आए तो सूत्र को दिमाग में सेट भी करो, सूत्र हमेशा काम में आएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। तो पीएच में एक फॉर्मूला होता है पीएच बराबर माइनस लॉग 10H प्लस, अर्थात H प्लस हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन ये है, और पीएच जो है इसका मान इस प्रकार से सूत्र के अनुसार ऐसे बदलता है। अब देखो इस सूत्र को, यदि H प्लस ज्यादा है, आप सोचो माइनस नहीं होता, तो आप सीधा जानते हो यदि कोई चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी। यदि H प्लस ज्यादा है तो पीएच भी ज्यादा होता, H प्लस कम है तो पीएच भी कम होते, लेकिन माइनस लग गया आगे तो मामला उल्टा है। यदि H प्लस अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है तो पीएच का मान कम होगा। उल्टा काम है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्यों, माइनस का लगा हुआ है। यदि H प्लस ज्यादा है, शॉर्ट में लिखूं तो बताओ पीएच का मान क्या होगा, बोलो, पीएच का मान क्या होगा, बोलो, कम होगा। और यदि H प्लस कम है, H प्लस कम है तो उल्टा बोलो, तो बताओ पीएच का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सूत्र याद रखें, ये लॉग के नीचे ये जो 10 लगाया है इसको बेस बोलते हैं। लॉग जो है ये दो प्रकार के होते हैं, कभी आपने सुने भी होंगे, हल्का सा मैं बता दूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग। एक तो होता है नेचुरल लॉग, उसमें लॉग के आगे ई लगाते हैं, जिसको आजकल एलएन लिखते हैं, किताबों में लिखा है एलएन, ये नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग। यहीं पर थोड़ी सी बात बता दूं क्योंकि चीजें तो जितनी सीखोगे उतनी कम है। और एक होता है लॉग बेस 10, इसमें आधार 10 होता है। जो आपकी लॉग टेबल होती है, कभी आपने काम में ली होगी प्रैक्टिकल्स में, लॉग टेबल जो अपने रिकॉर्ड के पीछे होती है, ये आपकी जो लॉग टेबल होती है वो लॉग आधार 10 में ही होती है। उस लॉग टेबल के ऊपर भी लिखा रहता है आधार 10। तो दो तरह के लॉग होते हैं, यहां पर लॉग अपन ने 10 काम में लिया है, और लॉग ई को लॉग 10 में बदलने के लिए आप इसको 2.303 से गुणा करते हैं। यदि कभी भी लॉग ई को 2.303 से गुणा कर दोगे तो लॉग ई कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लॉग 10 है, ये कन्वर्ट का तरीका होता है। अच्छा, यहां तो log 10 ही है और log टेबल log 10 में ही होती है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि पीएच का जो फॉर्मूला होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग 10H प्लस, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, H प्लस जितना अधिक होगा, पीएच का मान उतना ही कम होगा। तो लिख दूं मैं हाइड्रोजन आयन, जिसको हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, ये भी क्वेश्चन अपने आप में ही आ गया कि जितनी अधिक होगी, रे मर्रे काला सा हो गया, ये मिटता नहीं है हाथ से। तो जितनी अधिक होगी, हाथ और हो जाते हैं गंदे, जितनी अधिक होगी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही पीएच कम होगा, उतना ही पीएच क्या होगा, कम होगा, कम होगा। तो याद रहे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है तो पीएच का मान क्या होगा, कम। और ये मैंने आपको बताया था लॉग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, लॉग ई और लॉग 10। लॉग ई को एलएन से लिखते हैं, एलएन नेचुरल लॉग, और अपनी जो लॉग की टेबल होती है अर्थात सारणी होती है वो लॉग बेस 10 में ही होती है। और मैंने ये भी बताया था लॉग ई को यदि log 10 में बदलना है तो किससे गुणा कर देते हैं, 2.303 से फिक्स होता है। मतलब एक सूत्र लिख दिया एक तरह से, log ई बराबर 2.303 log 10। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार इसको जल्दी से आप उतार लें। तो H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच का मान उतना ही कम होगा। अच्छा, अगली बात देखें आप, अगली जो बात है, यदि उतारने में थोड़ा टाइम लगता है आपको तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तरीके तो सब होते हैं। ईयरफोन से आप सुना करो, बढ़िया। यदि मोबाइल है तो उसका तो लाउड स्पीकर भी अच्छा होता है, बाकी ईयरफोन लगा लिया करो। पढ़ाई के अंदर कहीं कोई शर्माहट का काम नहीं, तो इसमें कोई ऐसे नहीं, कोई शर्म का काम नहीं है, आराम से खुल के पढ़ाई किया करो। ये कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं जिसके अंदर कोई शर्म आ रही है या हो रहा है। एक अच्छा पवित्र कार्य कर रहे हैं, विद्या सीख रहे हैं चीजों को दुनिया में आके, ऐसा भी होता है क्या। और मैं कहता हूं यदि ये भावना से सीखोगे ना दुनिया में इन चीजों को जाने, तो आप ये निश्चित मानिएगा कि ये चीजें आपको कभी भी बोरियत नहीं लगेगी। कोई भी चीज, या अपन ने चीजें सीखी तो ये आ गई, ये चीज सीखी तो ये आ गई, क्लियर। अच्छा, आगे देखो आप, अगली जो बात है यहां पर, अगली बात है अम्ल की सामर्थ्य।
अम्ल की सामर्थ्य, नीला आ गया हाथ में, चलो कोई बात नहीं। अम्ल की सामर्थ्य पीएच के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। अम्ल की सामर्थ्य पीएच के व्युत्क्रमानुपाती होती है और क्षार की सामर्थ्य स्ट्रेंथ ये पीएच के समानुपाती होती है। जरा समझ लो इस बात को अच्छे से, पीएच के क्या होती है, समानुपाती होती है। एक बार अच्छे से इस बात को समझें, अम्ल की सामर्थ्य पीएच के व्युत्क्रमानुपाती, क्षार की सामर्थ्य पीएच के समानुपाती। देखो अभी मैंने एक पीएच का फॉर्मूला बताया था, उतारने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले को एक समझाने के लिए वापस लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला था पीएच का, ये फॉर्मूला था नहीं था। आदत ये होती है नीचे लिखने की, फिजिक्स में होता है ना, जैसे बल्ब लिखते हैं F1 F2, तो आदत ये होती है एच को अपन क्या नीचे लिख देते हैं। तो परिपाटी तो यही है, ऊपर लिखे तो वो जनरली क्या है, मेरी भी आदत ये है कि एच को नीचे लिख देता हूँ। तो फिजिक्स में सिंबल यही चलता है, केमिस्ट्री में Q1 Q2 वेग V1 V2 है, ए वस्तु का वेग V, तो आदत वही होती है नीचे लिखने की, ऊपर लिखने की आदत क्या है थोड़ी सी कम होती है, इसलिए जल्दी में क्या पीएच में लिख देते हैं, तो ऐसे लिखना चाहिए था। तो कई बार मैं भी जल्दी में ऐसे कर देता हूँ। अच्छा अब देखो आप, तो यहां पर ये फॉर्मूला पीएच का अपन ने बताया था, क्लियर। अब देखो आप, H प्लस ज्यादा है, मैंने भी बताया था H प्लस ज्यादा है, तो बताओ पीएच का मान क्या होगा, कम होगा। और H प्लस यदि कम है तो बताओ पीएच का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। आप ये बताओ, अम्ल में H प्लस ज्यादा होते हैं, अम्ल का तो नाम ही है, जो H प्लस अर्थात जो प्रोटॉन दाता होते हैं, अम्ल यही है। तो अम्ल में H प्लस ज्यादा है लेकिन पीएच क्या होगा, कम। तो अम्लों में क्या होता है कि H प्लस ज्यादा होते हैं लेकिन पीएच क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर यही बात लिखी, अर्थात जितने ज्यादा H प्लस होंगे उतना ही तगड़ा अम्ल होगा, लेकिन उसका पीएच उतना ही क्या होगा, कम होगा। अर्थात यदि कोई पावरफुल अम्ल है, ताकतवर अम्ल है, तो ताकतवर अम्ल है तो उसके अंदर H प्लस बहुत ज्यादा होंगे लेकिन पीएच क्या होगा, कम होगा। इसलिए व्युत्क्रमानुपाती लिखा कि अम्ल यदि ताकतवर है, अम्ल जितना ताकतवर होगा उतना ही पीएच का मान क्या होगा, कम होगा। और क्षार जो होता है उसमें H प्लस कम है, तो क्षार में सीधी बात है H प्लस कम है तो पीएच उसका ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो समानुपाती लिखा है। तो क्षार के लिए पीएच का मान समानुपाती होता है, अर्थात जितना ज्यादा पीएच होगा उतनी उसकी क्षारकता ज्यादा होगी। और अम्लों में उल्टा है कि यदि पीएच का मान ज्यादा है, पीएच का मान ज्यादा है तो उतनी उसकी अम्लता कम होगी, और पीएच का मान यदि कम है तो उतनी उसकी अम्लता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्वेश्चन का आंसर दे यहीं पर। एक अम्ल के लिए पीएच का मान 0 और 4 है, बताओ तगड़ा अम्ल कौन सा है। तो बताओ 0 और 4 में बड़ा कौन सा है, 4। यदि पीएच ज्यादा है तो बताओ अम्ल क्या होगा, कमजोर होगा, क्योंकि ज्यादा तो ये कम। तो यदि 4 ज्यादा है, 0 और 4 में 4 ज्यादा है, तो ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या होगी, तो बताओ अम्ल क्या होगा, कमजोर होगा। तो ये कमजोर अम्ल होगा, ये होगा कमजोर अम्ल, यो कह दो दुर्बल अम्ल होगा ये। और यदि पीएच का मान कम है तो अम्ल ताकतवर होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, ये कम तो ये ताकतवर होगा। तो यदि पीएच का मान कम है, देखो 0 कम है इन दोनों में कंपैरेटिव करें तो, और एक कम है, तो बताओ अम्ल क्या होगा, ये प्रबल अम्ल होगा, ताकतवर अम्ल होगा। तो याद रखें, जिसका पीएच कम होगा उतना ही ताकतवर अम्ल होता है। लेकिन क्षार की बात करें, क्षार की बात करें तो यदि किसी क्षार के लिए, यहीं पर मैं लिख दूं, यदि किसी क्षार के लिए 2 पीएच है, यदि किसी क्षार के लिए 2 पीएच है, 8 और 1 लिख दिया मैंने 13, तो बताओ कौन सा तगड़ा क्षार है। तो आपको पता है जिसका पीएच ज्यादा है, जिसका पीएच ज्यादा है, देखो वही नीचे लिख दिया ना मैंने, जिसका पीएच ज्यादा है, जिसका पीएच ज्यादा है वो तगड़ा क्षार होगा। तो बताओ 8 और 13 में बड़ी संख्या कौन सी है, 13। तो 13 वाला जो क्षार है ये उसका पीएच ज्यादा है, 13 मान दे रखा है, तो उसकी क्षारकता भी क्या होगी, ज्यादा। तो ये तगड़ा क्षार होगा, और इसका पीएच 8 ही है, तो जिसका पीएच कम है तो उसकी क्षारकता भी क्या होगी, कम होगी। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पीएच किसी की भी है, अम्लों के लिए पीएच, अम्ल की सामर्थ्य पीएच के व्युत्क्रमानुपाती, और क्षार की सामर्थ्य पीएच के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर। अच्छा अगली बात यहां पर कहें कि ये जो 0 से 14 तक अंकन होता है पीएच स्केल में, मैंने भी आपको बताया भी था कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंकन होता है। तो ये एक स्केल होती है ये, और इस स्केल में 0 से 14 तक अंकन होता है। ये 0 है, ये 14 है और ये 7 है, ठीक है। 7 जो होता है उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होता है। ये पीएच स्केल की बात कर रहे हैं अपन, उसको मैं बढ़ा दूं तो पीएच स्केल में ये 7 होता है उदासीन विलयन के लिए। कोई कहे तो पीएच का मान क्या होगा, 7 होगा। जैसे कई बार ये कह देते हैं शुद्ध जल, तो शुद्ध जल जो होता है ये प्योर वाटर, यदि बात करें
तो शुद्ध जल का पीएच भी 7 होता है, न तो उसमें अम्लता होती है न उसमें क्षारता होती है। तो शुद्ध जल का यदि पीएच की बात करें तो बताओ शुद्ध जल के लिए पीएच कितना होता है? 7। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। अब बताओ 7 से 0 की ओर चलेंगे, तो बताओ 7 से 0 की ओर चलेंगे, बताओ पीएच क्या हो रहा है? घट रहा है। 7 से 0 चलेंगे और पीएच घटेगा तो बताओ अम्लता क्या होगी? बढ़ेगी। तो बढ़ती हुई अम्लता, मैं यहां पर लिख रहा हूं बढ़ती हुई अम्लता। कभी भी कोई कहे अम्लता कब बढ़ती है? जब पीएच का मान 7 से किधर की तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। और बताओ क्षार में यदि पीएच ज्यादा है तो क्षारता ज्यादा होगी, तो 7 से ज्यादा यदि पीएच की तरफ चल रहे हैं, ये पीएच इसके लिए तो 7, तो यहां पर बढ़ती हुई क्षारकता, बढ़ती हुई क्षारकता अर्थात क्षार में 7 से आगे जाने पर क्षारकता बढ़ती है, लेकिन अम्ल में 7 से कम आते हैं अर्थात 0 की ओर आते हैं तो अम्लता बढ़ती है। तो कम मान की ओर पीएच का मान यदि कम है तो उल्टी अम्लता बढ़ती है, लेकिन क्षारकता में यदि हम आगे पीएच का मान जितना बढ़ा लेंगे उतनी उसकी क्षारकता बढ़ती है। तो बढ़ती हुई अम्लता या यो कह दो H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है और यहां पर अपन 7 से आगे जाएंगे तो क्षारकता बढ़ रही है, इसका मतलब H+ आयनों की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो यहां पर ये स्केल मैंने बताई और स्केल में मैंने यहां पर लिखा 0, बीच में लिखा 7 उदासीन के लिए और लास्ट में क्या लिखा मैंने? 14। तो याद रखें। अच्छा, ये जो अम्ल जो होता है इसके लिए पीएच होती है 0 से 7। तो अम्ल के लिए पीएच का मान, अम्लीय विलयन जो होता है उसके लिए पीएच का मान होता है 0 से 7 के बीच में। तो मैं यहां पर लिख दूं एक बात और, पीएच का मान 7 से कम यदि है तो बताओ वो क्या है? अम्लीय प्रकृति का होगा। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज यदि पीएच का मान 7 से कम है तो बताओ कौन सी प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का। और यहीं पर लिख दूं पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा तो बताओ उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति। तो यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हर बात को लिख रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं। कभी भी पीएच का मान दे रखा है आपको और पूछा है कि बताओ ये दुर्बल अम्ल है प्रबल अम्ल है, तो आप ये देखो जिसका पीएच ज्यादा है तो उसकी उल्टी प्रबलता अम्लता जो है वो कम होगी, क्यों? पीएच ज्यादा तो अम्लता कम होगी, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि क्षारकता में समानुपाती होता है। अर्थात क्षारकता में जिसका पीएच ज्यादा है तो वो अच्छा क्षार होगा, जिसका पीएच कम है तो वो दुर्बल क्षार होगा, क्यों? समानुपाती। पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंकन होता है। 7 यदि मान है तो उसको अपन उदासीन विलयन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल शुद्ध जल का पीएच 7 यदि अपन है कह रहे हैं तो इसका मतलब वो उदासीन अपन उसको लेते हैं। 7 से 0 की ओर अपन आ रहे हैं तो ये पूरा अम्लता का है और 7 से 14 का हिस्सा ये क्षारकता का है। 7 से 0 की ओर आने पर बढ़ती हुई अम्लता होती है और 7 से 14 की ओर जाने पर बढ़ती हुई क्षारकता होती है। तो पीएच का मान यदि 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति होती है और पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो बताओ कौन सी प्रकृति होती है? क्षारकता प्रकृति होती है। एक बार इसको उतार दीजिएगा जल्दी से आप। ये सब चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अच्छा, मिटा रहा हूं मैं आगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो बच्चे लालो, यदि पीएच का मान 5.5 5.5 याद रखो आप, तो 5.5 मतलब 5.5 से यदि कम हो जाता है, 5.5 या 5.6 भी आ जाता है कई बार, लेकिन याद रखने का तरीका है 5.5 याद रख लो, से या उससे कम हो जाता है, 5.5 या उससे कम हो जाता है पीएच का मान, तो वो पीएच का मान 5.5 या 5.5 या 5.6 भी आता है कई बार, पहले समझ लो फिर मैं लिख रहा हूं उसको। तो ऐसी स्थिति में वो अम्ल नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। पहली बात तो यदि किसी के लिए पीएच का मान 5.5 या 5.6 है तो मान 7 से कम है तो इसका मतलब अम्ल है, और अम्ल है तो अम्ल वैसे तो नुकसान नहीं पहुंचाता, 5.5 से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा, लेकिन 5.5 या 5.6 यदि पीएच का मान अम्ल का है तो पक्का मानना वो नुकसान पहुंचाता है। और याद रखना वर्षा के जल का पीएच, वर्षा के जल का जो पीएच का मान यदि 5.5 या 5.6 से कम है, मैं लिख रहा हूं यहां पर वर्षा के जल के पीएच का मान, पीएच का मान, वर्षा के जल के पीएच का मान 5.5, कई बार परीक्षा में 5.6 भी आ जाता है,
क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन है। यदि वर्षा के जल के पीएच का मान 5.5 या 5.6 से कम हो जाता है, से कम है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो वह कौन सी वर्षा कहलाती है? अम्लीय वर्षा। नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है एसिड रेन। कभी पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा क्या होती है, किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा कहलाने लगती है, कहलाने लगती है। तो याद रखना पीएच का मान, पीएच का मान यदि 5.5 से, कई बार ऑप्शन में 5.6 भी आ जाता है, से कम हो तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये महिला सुपरवाइजर परीक्षा 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन कि वर्षा के जल के पीएच का मान 5.5 या 5.6 से तो क्या कहलाएगी? वो अम्लीय वर्षा। 2019 में महिला सुपरवाइजर परीक्षा में आया था। अच्छा, मुंह के पीएच ऐसे और बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि पीएच 5.5 या 5.6 से यदि कम हुआ तो ये घातक है। ऐसे मुंह के अंदर भी, आप मुंह के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया क्या करते हैं? अम्ल उत्पन्न करते हैं, और अम्ल उत्पन्न करते हैं तो ऐसी स्थिति में दुर्गंध आती है मुंह के अंदर। और मैं तो कहता हूं चलो दुर्गंध तो आ रही है, दुर्गंध तो चलो कोई सहन कर भी लेगा थोड़ी बहुत, लेकिन यदि पीएच का मान मुंह के अंदर इतने बैक्टीरिया हो गए कि उन्होंने इतना अम्ल उत्पन्न कर दिया कि जिसके कारण पीएच का मान 5.5 या 5.6 हो गया मुंह के अंदर, तो ऐसी स्थिति में दांतों के अंदर जो दंतवल्क होता है, इनेमल, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इनेमल दंतवल्क जिसको बोलते हैं, ये भी आपके झड़ना शुरू हो जाएंगे, जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। तो याद रखना, इसीलिए या हमेशा मुंह के अंदर पीएच का मान 5.5 से तो कम होना ही नहीं चाहिए। 5.5 तक तो चल जाएगा, कि दुर्गंधी आएगी, लेकिन उससे कम है तो वो दांतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनेमल तत्वल्क जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है उसका भी वहां पर क्षरण शुरू हो जाता है। और ऐसी स्थिति में उससे बचने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप मुंह के अंदर जो अम्ल है उसके प्रभाव को दूर करें। और अम्ल के प्रभाव को दूर करने का तरीका क्या है? क्षार। इसलिए कहते हैं कि मुंह की सफाई के लिए हमेशा क्षारीय मंजन काम में लेने चाहिए। बेसिक टूथपेस्ट जो होती है या बेसिक जो आपके मंजन है उनको काम में लेनी चाहिए, क्योंकि बेसिक का मतलब क्षार। जब क्षारीय मंजन यदि आपके मुंह के अंदर जाएंगे तो आपके अम्ल के प्रभाव को क्या कर देंगे? दूर कर देंगे, और आपका पीएच कभी भी मुंह का 5.5 से कम नहीं होगा, अन्यथा आपके मुंह के अंदर जो दांतों का इनेमल है ये आपका नुकसान हो जाता है, वो जड़ सकता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दांतों का इनेमल, ये भी महत्वपूर्ण बात है। दांतों का इनेमल, इनेमल जिसको अपन बोलते हैं दंतवल्क, दंतवल्क, दांतों का इनेमल जिसको अपन कहते हैं दंतवल्क, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, फॉस्फेट का बना होता है, बना होता है। दांतों का इनेमल जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, शरीर का कठोरतम पदार्थ, शरीर का कठोरतम हिस्सा बोल दो इसको, कठोरतम हिस्सा होता है इनेमल भी। दांतों का इनेमल जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है भी, यदि पीएच का मान, भी यदि पीएच का मान 5.5 से कम हो तो, 5.5 से कम हो तो झड़ने लगता है, तो संचारित लिख दो इसको, संचारित होने लगता है, होने लगता है। याद रखें कैल्शियम फास्फेट जानते हो आप, कैल्शियम 2 संयुक्ता होती है इसकी, फास्फेट PO3 3 संयुक्ता होती है। और सूत्र आप बनाना जानते हो कि इसकी संयुक्ता ये, इसकी संयुक्ता ये, तो हो जाएगा कैल्शियम Ca3 और PO4 दोनों आएगा, पहले से 4 है तो ब्रैकेट बना के दो, तो कैल्शियम फास्फेट ये होता है। तो कैल्शियम फास्फेट, तो मैंने यहां पर लिखा दांतों का इनेमल दंतवल्क जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का कठोरतम पदार्थ है, और ये इतना कठोरतम होता है कि जल में नहीं घुलता है, परंतु पीएच का मान यदि 5.5 से कम हो तो संचारित होने लगता है। और मुंह के अंदर कोई कहे कि अपने पीएच जो है अम्लीय कैसे होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करते हैं। और इसीलिए मुंह की सफाई के लिए मैंने बताया था हमेशा मुंह के अंदर, माउथ, मुंह की फाई सफाई, मुंह की सफाई के लिए कौन से मंजन काम में लेने चाहिए? क्षारीय मंजन। कौन से मंजन काम में लेने चाहिए मुंह की सफाई के लिए? क्षारीय मंजन। उतारें एक बार जल्दी से या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे ये काम हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो मुंह की सफाई लिए क्षारीय मंजन काम में लेने चाहिए। अच्छा, एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, दांतों में एनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और इसका पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारक होता है। ये एसएससी के अंदर आया था ये क्वेश्चन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। अच्छा, अब मैं आपको एक सारणी बता रहा हूं और उस सारणी में कुछ पीएच के मान बता रहा हूं, किसके लिए पीएच का मान कितना होता है। इस सारणी में से भी क्वेश्चन आए हुए हैं और ये आपके मैंने भी बताया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आने वाली नीट परीक्षा को आयोजित करेगी, वो परीक्षा एसटीएससी और एनटीएससी में इनमें से क्वेश्चन दिए हुए हैं इस सारणी में से। तो हो सकता है क्योंकि परीक्षा भी वही आयोजित कर रही है तो इस सारणी में से फिर आपको क्वेश्चन दे दे। इसलिए मैं कहता हूं कि बोर्ड या एनसीईआरटी जो गवर्नमेंट बुक्स है, जो मानिएगा सीधे शब्दों में, तो ये बुक्स बहुत ज्यादा आपकी हितैषी होगी क्योंकि इनमें से ही सब कुछ आता है और सामान्यतः अपन इनको नजरअंदाज करके इधर उधर की किताबें पढ़ते हैं जो अपने लिए परीक्षा में घातक सिद्ध होता है और ऐसी स्थिति में अपन को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर मैं आगे सारणी बना रहा हूं और सारणी में पीएच स्केल की एक सारणी बना रहा हूं। पीएच स्केल के मान, या पीएच पदार्थ का नाम और उसका पीएच मान कितना होता है। सबसे पहले मैं बात ले रहा हूं पीएच मान। सबसे पहले मैं बात ले रहा हूं रक्त, ब्लड, खून जिसको अपन कहते हैं। और जो रक्त होता है इसका पीएच होता है 7.3 से 7.5 के बीच में। थोड़ा सा खून में हल्का हल्का सा फर्क होता है, इसलिए परीक्षा में इसके बीच में कोई उत्तर आ रहा है, यदि 7.4 भी आ रहा है तो अभी सही होगा। और रक्त बताओ कैसा होता है, मैंने बताया था जिनका भी पीएच, ध्यान दें, जिनका भी पीएच बताइए, जिनका भी पीएच का मान 7 से कम होगा तो बताओ पीएच का मान यदि 7 से कम होता है तो बताओ वो क्या होता है, अम्लीय। और पीएच का मान यदि 7 से ज्यादा चढ़ा, पीएच तेरा मान चढ़ा ज्यादा है किससे, 7 से, और पीएच का मान छोटे चौथ सगड़ा छोटा है 7 से। पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय, पीएच का मान यदि 7 से ज्यादा है तो बताइए क्या होगा, वो क्षारीय होगा। तो बताइए खून कैसा होता है, तो खून का पीएच 7 से ज्यादा है और जिनका भी पीएच का मान 7 से, याद रखो 0 से 7 तक, 7 सम्मिलित नहीं है जिसमें, 0 से 7 तक बोल रहा हूं बस, वो अम्लीय होंगे और 7 से 14 तक क्या होंगे, क्षारीय होंगे। और जिनका मान पीएच का मान एग्जैक्ट 7 है तो वो क्या होंगे, उदासीन होंगे। तो बताओ खून जो होता है उसका पीएच 7.3 से 7.5 होता है, तो बताओ खून जो होता है इसका पीएच 7 से ज्यादा है। तो हमेशा याद रखें खून जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ब्लड जो होता है ना अपना ब्लड, ये कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। नींबू आप जानते हो सिट्रिक अम्ल, नींबू पढ़ाया था मैंने, इसका पीएच 2.2 से 2.4 के बीच में होता है। तो नींबू जो है इसका पीएच का मान 2.2 से 2.4 के बीच में होता है। जठर रस HCl, जठर रस HCl जो होता है, जठर रस और जठर रस अग्नाशय के अंदर HCl, इसका पीएच होता है 1.2 से 1.4। इसको कई किताबों में 1 से 2 भी लिख रखा है, तो आप लगभग यही मानो 1 से 2 के बीच में होता है। 1.2 से 1.4 या 1 से 2, अब इसके बीच में कोई भी उत्तर आ रहा है तो वो सही होगा जठर रस के लिए, HCl के लिए, याद रहे। इसलिए मैंने दोनों यहां पर ब्रैकेट लिखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए जठर रस के लिए। अच्छा, NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच एग्जैक्ट फुल होता है। पूरी स्केल जो लेता है वो NaOH लेता है। पूरी स्केल कितनी है बोलो, 14। तो याद रहे कि NaOH जो होता है उसका पीएच का मान एग्जैक्ट कितना होता है बच्चों, 14 होता है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटा एसिड जिसको अपन ने पढ़ा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें से आपके रीट में क्वेश्चन आया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड, एसिड दूर करता है, पीएच का मान 10 होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है कितना, 10 होता है। इसके बाद में दूध का जो पीएच है, यहां इसको मिटा देता हूं, एक बार उतारो जल्दी से देख, उतार लो। दूध जो होता है, वैसे मैं साइड में रह के पढ़ा रहा हूं, ये तो उतारने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। दूध जो होता है, दूध, इसको मैं मिटा दूं,
दूध जो होता है उसका पीएच होता है 6। तो दूध का जो पीएच होता है वो होता है 6। तो दूध के पीएच की बात करें तो होता है 6 और दही का 6 से भी कम होता है। दही का तो 6 से भी कम होता है, खट्टा होता है ना दही का 6 से भी कम होता है। और आपको जानते हो दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल होता है, अम्ल का पीएच हमेशा 7 से कम ही होगा, तो इनका होता है 6। अच्छा, इसके बाद में लार जो होती है, अपनी लार होती है ना, लार टपक मुंह के अंदर तो बैक्टीरिया ही होते हैं, तो पीएच हमेशा क्या होगा? अम्लीय प्रकृति होगी, मुंह की तो प्रकृति अम्लीय है अंदर। तो लार जो होता है ये इसका पीएच होता है 6.5, अम्लीय होती है लार भी। तो लार जो होती है इसकी पीएच का मान याद रखें 6.5 होता है। अच्छा, मूत्र जो होता है ये मैंने बताया था, यूरिक एसिड उत्सर्जित होता है मूत्र से, दुर्गंध आती है, इसलिए मूत्राशय जो होते हैं तो वहां पर ये दुर्गंध इसी के कारण आती है। तो ये मूत्र जो होता है इसका जो पीएच का मान यदि अपन बात करें तो इसका पीएच 6 होता है मूत्र का। लार का 6.5 और मूत्र का कितना होता है? 6। दूध का भी 6 होता है, याद रहेगा 6। अच्छा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें इसके अलावा सिरका जो होता है, एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं CH3COO, सिरका जो होता है जिसको अपन बोलते हैं एसिटिक अम्ल, सिरका, इसका पीएच होता है 2.2। सिरके का पीएच कितना होता है बच्चों? 2.2। और लास्ट में बता रहा हूं एक और महत्वपूर्ण, और वो है मानव शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी कैसी होती है? तो मानव शरीर का जो पीएच होता है वो होता है 7 से 7.8 के बीच में। अर्थात ओवरऑल अपना जो बॉडी है, शरीर है, वो एक तरह से क्षारीय प्रकृति होती है। जैसे रक्त होता है बॉडी में, तो रक्त भी क्षारीय है। तो अपना जो शरीर है बताओ कौन सी प्रकृति में होता है? बोलो, क्षारीय प्रकृति का होता है। 7 से शुरू होगा, 7.8 के बीच में होता है मानव शरीर का। तो ये आपको पीएच का मान पता होना चाहिए कि किस किस के लिए पीएच का मान क्या क्या होता है। अच्छा, इसके बाद में अब देखो इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, जल्दी उतार लो एक बार इसको जल्दी से। इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, जल्दी उतारें। अब बात आती है कि सब कुछ पढ़ लिया पीएच में, तो हम न्यूमेरिकल की भी बात करें, और वो कर लेंगे फिर अपना पीएच परफेक्ट है। वीडियो को एक बार देख लें और उसके बाद में लगता है कि यार एक बार और देख लें, तो एक बार और देख लो, और साथ के साथ जब देखते हो उस समय पर यदि आप नोट्स भी बनाते चलो तो हमेशा के लिए परफेक्ट काम हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्यों बार बार के अपन टेंशन में ले, बताओ कोई दिक्कत है तो ये है बात। लेकिन अपन पढ़े जब तो बात है, और नहीं पढ़े ये है फिर तो भागने के लिए तो पूरी दुनिया ही है। इधर भटकते हैं उधर भटकते हैं, कुछ क्या करते हैं कभी क्या करते हैं, तो वो चीज गलत है। इसलिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा, अब देखो आप ये जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल में न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं? तो आगे न्यूमेरिकल्स मैं बता रहा हूं कि पीएच स्केल में न्यूमेरिकल्स कैसे हैं। न्यूमेरिकल्स आंक की प्रसंग जिनको अपन कहते हैं, ये न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो यहां पर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं कि अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, तो न्यूमेरिकल्स तो पढ़े इस पीएच स्केल की। तो न्यूमेरिकल्स कैसे है, तो यहां पर पहला न्यूमेरिकल, 1 विलियन की सांद्रता, 1 विलियन में H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता, 1 विलियन में H प्लस आयनों की सांद्रता 1 गुणा 10⁻⁶ ग्राम मोल लीटर इनवर्स है। तो विलियन का पीएच क्या होगा? तो विलियन का पीएच क्या होगा? एक तो ये पूछा है कि विलियन तेरा पीएच क्या होगा, और दूसरी बात पूछा है क्या यह अम्लीय होगा अथवा क्षारीय। ये भी पूछा है कि तू अम्लीय होगा क्षारीय होगा तेरा, ये भी हम देखना चाहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहां पर है 1 विलियन में H प्लस आयनों की सांद्रता, और H प्लस आयनों की जो सांद्रता है वो सांद्रता दे रखी है 1 गुणा 10⁻⁴ ग्राम मोल लीटर इनवर्स। ये इसका मात्रक होता है। विलियन का पीएच क्या होगा और क्या यह अम्लीय होगा अथवा क्षारीय। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात, इसका मैं हल बता रहा हूं। इसका हल क्या है, अपन जानते हैं पीएच का जो फॉर्मूला है वो होता है -log 10H+, यही होता है। अब देखो
यहां पर ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे रखी है, ये तो इसका मात्रक है, ग्राम मोल लीटर इनवर्स, ग्राम है, ग्राम का प्रतीक चिन्ह जो होता है ग्राम का वो स्मॉल जी होता है। कई बच्चे ग्राम का प्रतीक चिन्ह लेते हैं, जीएम गलत है। और एल का मतलब लीटर, ये लीटर जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह होता है कैपिटल एल, स्मॉल एल नहीं होता, यदि कहीं पर है तो गलत है, ध्यान रखना। अच्छा, तो यहां पर माइनस लॉग 10, बताओ H प्लस आयन सांद्रता का मान कितना दे रखा है, बोलो 1 गुना 10 की घात -4। अच्छा, बराबर ये हो गया माइनस लॉग 10, इसको मैं 10 की घात -4 लिख दूं क्योंकि 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमेशा लॉग में ये होता है कि जो घात आती है वो आगे आ जाती है, तो बताओ माइनस तो पहले से ही है, और ये -4 यहां से यहां पर आ गया तो ये -4 हो गया। और बताओ ये क्या बच गया, लॉग ये 10 और ये 10, यही हुआ। और बताओ माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो +4, और लॉग 10 का मान कितना होता है, बोलो 1 होता है। तो बताओ कितना आया पीएच का मान 4। वापिस देखो एक बार पुनः इस क्वेश्चन, पीएच बराबर माइनस लॉग 10 H प्लस, ये सूत्र है, और माइनस लॉग 10 ऐसे कैसे, H प्लस का मान रख दिया 1 गुणा 10 का -4, घात जो है वो आगे आ गई तो माइनस माइनस प्लस हो गई, तो ये तो हो गया -4 और माइनस +4 हो जाएंगे। और लॉग 10 यदि किसी भी लॉग का बेस और उसका मान 1 है, एक जैसे है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस 4 और लॉग 10 की वैल्यू 1, तो बताओ पीएच का मान कितना आया, 4। और अच्छे से जानते हो पीएच यहां पर 4 आया, और 4 जो है वो 7 से कम है कि नहीं है, तो बताओ प्रकृति कैसी हो गई, बोलो बच्चों अम्लीय प्रकृति। तो बताओ इसकी प्रकृति कोई कहे तो कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति। क्लियर है चीज, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे अपन ने इसका पीएच निकाला। जल्दी से उतार लो इसको एक बार। तो सिंपल आपको H प्लस आयनों की सांद्रता दे रखी है और उसको अपन ने वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, और सवाल देखो इसके, और सवाल कैसे आते हैं जरा ध्यान दो। मिटा रहा हूं मैं। अगला जो सवाल है न्यूमेरिकल, और पीएच पर न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं, तो करा तो पता चल गया ना कि सिंपल था, न्यूमेरिकल तो कुछ भी नहीं था, पीएच यार 4 आएगा, और प्रकृति पूछी है तो 4 चूंकि 7 से कम है और 7 से कम है, तो बताओ इसका मान अम्लीय होगा, ये विलियन अम्लीय प्रकृति का होगा। अच्छा, यहां पर आगे जो बात है बच्चे ला लो, यहां पर सेकंड न्यूमेरिकल की यदि अपन बात करें तो न्यूमेरिकल दूसरा देखो आप, दूसरा जो न्यूमेरिकल है, पीएच बराबर 6 का विलियन प्राप्त करने के लिए, पीएच बराबर 6 का विलियन प्राप्त करने के लिए, एक बार समझ लेना फिर 2 मिनट में हो जाएगा न्यूमेरिकल भी, का विलियन प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने, पीएच बराबर 6 का विलियन प्राप्त करने के लिए पीएच बराबर 3 के विलियन को, पीएच बराबर 3 के विलियन को कितनी बार, विलियन को कितनी बार, विलियन को कितनी बार तनुकृत करना पड़ेगा, उसको कितनी बार डाइल्यूट करना पड़ेगा, तनुकृत करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन वापस सुने, सेकंड क्वेश्चन है ये, पीएच बराबर 6 का विलियन प्राप्त करने के लिए पीएच बराबर 3 के विलियन को कितनी बार तनुकृत करना पड़ेगा। अच्छा, आप पहले एक चीज बताओ, पीएच बराबर 3 और पीएच बराबर 6, तगड़ा अम्ल कौन सा है, तो अम्लीय दोनों, क्योंकि 7 से कम है। पीएच बराबर, जिसका पीएच कम होता है अम्ल वो तगड़ा होता है, तो ये तगड़ा अम्ल है, और ये उससे थोड़ा कमजोर है 6 वाला, तो तगड़े में कुछ डाइल्यूट करेंगे तभी तो वो कमजोर आएगा अपने हाथ में। तो 3 है, ये तगड़ा कोई प्रबल अम्ल है समझो, और उसको कितनी बार तनुकृत करें कि उससे अपन को 6 वाला पीएच का अम्ल प्राप्त हो। तो ये कह रहा है कि यदि हम कोई पीएच बराबर 6 का विलियन प्राप्त करना चाहते हैं और हमको पीएच बराबर 3 का कोई विलियन दे रखा है, अब ये तो अपन जानते हैं ये दोनों अम्लीय है क्योंकि पीएच का मान 7 से कम है तो अम्ल है, तो अपन को ये कह रहा है कि जो 3 वाला है इसको कितनी बार डाइल्यूट करें जिससे कि ये अपन को 6 का विलियन प्राप्त हो जाए। तो क्वेश्चन यहां पर ये था, पीएच बराबर 6 का विलियन प्राप्त करने के लिए पीएच बराबर 3 के विलियन को कितनी बार तनुकृत करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो इसका हल देखिएगा, एक बार फिर मैं आपको तुरंत एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, एक बार पूरा बता रहा हूं। अच्छा देखो, अपना पीएच बराबर 3 दे रखा है एक तो, क्लियर, और एक दे रखा है पीएच बराबर 6, यही दे रखा है क्वेश्चन में, एक तो है 3 और एक क्या है 6। पीएच का मान बोलो क्या होता है, लॉग
बेस होता है 10H+, यही मान सूत्र बताया था मैंने पीएच का, बराबर 3। क्लियर है यहां तक? अच्छा एक बार समझ लो, फिर अपन डायरेक्ट में इसको बता देंगे कैसे होगा। -log 10H+। अब ये 3 को कैसे लिखते हैं, ये एक तरकीब है। ये 3 को लिखने का तरीका समझ लो, -log 10 और 10 की पावर -3। मैं इस 3 को ऐसा लिख सकता हूं। 3 को ऐसा आप कहोगे कैसे लिख सकते हो, तो देखो आप इस 3 को मैंने कैसे लिखा समझ लो। 3 को मैंने लिखा -log 10 और 10 की पावर -3। इस 3 को मैंने ऐसा लिखा। कैसे लिखा जरा देखो कि क्यों लिख सकते हैं अपन। देखो मैंने बताया था पावर आगे आ जाएगी तो माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस। सही है? और बताओ ये क्या बचेगा, log बेस 10 10 और log 10 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बताओ इस 3 ही तो आई, तो मतलब 3 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा ताकि log से log कट जाए। तो आपको लिखना नहीं है, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। अब क्या होगा बताओ, माइनस माइनस से प्लस हो गई, log 10 दोनों तरफ ऑपरेटर से अपन हटा देंगे। तो बताओ H+ का मान कितना आया, H+ बराबर आ गया 10 की घात -3। तो बताओ इससे H+ बराबर कितना आया, बोलो 10 की घात -3। क्लियर? ये आ गई समीकरण नंबर 1 डाल देना। वापस देखो एक बार, pH बराबर 3, pH का मान जानते हो -log 10H+ बराबर 3। ये ऐसे कैसे लिख दिया, -log 10H+। ये 3 को मैंने कैसे लिखा, -log 10 10 की पावर -3। क्यों लिखा, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, log 10 10 1 होता है। तो ये अपन मैंने समझा दिया था कि 3 को अपन ऐसा कैसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस घात आगे आ गई तो 3 log 10 10 1 हो गया। तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं। लिखने से क्या फायदा होगा, अच्छा इधर माइनस माइनस कट गई, log 10 10 कट गई तो H+ कितना है 10 का -3। तो अब आपको इतना नहीं करना, आप तो याद रखो कभी भी, अब शॉर्टकट तरीका समझो, कभी भी pH किसी का दे रखा है तो उसका H+ होता है उसकी नेगेटिव पावर 10 की घात। तो pH कितना दे रखा है बोलो 3, तो उसका H+ होगा 10 की घात -3। जैसे किसी का pH दे रखा है 4, तो उसका H+ कितना होगा, जल्दी बोलो 10 की घात -4। किसी का pH दे रखा है 6, तो बताओ इसका डायरेक्ट H+ कितना होगा, डायरेक्ट इसका H+, तो H+ कितना होगा 10 की घात -6। ये ऐसे ही होगा जैसे इसको करा। इसको करेंगे तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, तो वो तो तरीका वही है। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि कभी भी pH कितना भी दे रखा है तो उसका H+ होगा 10 की घात में उसकी माइनस वैल्यू होगी 10 की घात -3। pH 6 10 की घात -6। क्लियर? अब सवाल में एक लाइन और बची है। अपन 3 वाले विलयन को तनुकृत कर रहे हैं और कौन सा विलयन प्राप्त करना चाहते हैं, 6 का विलयन प्राप्त करना चाहते हैं। तो अपन यहां पर क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, आगे थोड़ी जगह कर रहा हूं ये, कि अपन 3 वाले विलयन को, 3 वाला तगड़ा है तो 3 वाला ले लो पहले। 3 वाला विलयन जो है उसमें अपन 6 वाला विलयन प्राप्त करना चाहते हैं। तो 3 वाला विलयन जो है इसकी बताओ pH कितना दे रखा है, बोलो 10 की घात -3 और इसकी कितनी है 10 की घात -6। तो ये समीकरण नंबर 2 डाल दें। तो अपन यहां पर क्या करेंगे, 3 वाला विलयन अर्थात समीकरण 1 में भाग किसका दे देंगे, समीकरण 2 का। बस आपका आंसर आ गया। समीकरण 1 3 वाला विलयन था, उसकी H+ कितनी थी बोलो, H+ कितनी थी इसकी बोलो 10 की घात -3। और बताओ समीकरण 2 में बताओ इसकी H+ कितनी थी, ये 6 वाला विलयन था, थोड़ा सा 6 लगा देता हूं नीचे ये, और यहाँ 3 लगा देता हूं समझने के लिए। ठीक है, ये 3 वाला विलयन है, समझने के लिए लगाए 3, और यहाँ पर कितना लगा दिया बोलो जल्दी से मैंने 6। तो ये हो गया 10 की घात -6। सॉल्व करोगे तो बोलो 10 की घात कितनी आएगी, इधर हो सकता है दिखेगा नहीं, तो बराबर कितना आएगा बोलो 10 की घात 3 आएगा, ये -3 ऊपर आ जाएगा +6, तो 3 ही बचेगा और बराबर आ जाएगा 1000 बार। तो उत्तर कितना आएगा 1000 बार। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी देखो। pH बराबर 3 तो H+ बराबर 10 का -3, pH बराबर 6 तो H+ बराबर 10 का -6। अब 3 को 6 में बदलना है तो 3 वाले में 6 का क्या दे दो, भाग दे दो। भाग देते कितना आ गया 1000, 10 की घात 3 का मतलब 1000। सही है? तो 3 वाले H+ में, इसको मैंने 3 लिख दिया ताकि ध्यान रहे, 3 वाले में किसका भाग दे दिया 6 का। तो आपके समझ में आ गई होगी ये कि अपन को कितनी बार उसको तनुकृत करना है, 1000 बार तनुकृत करना है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है। अब इसको बिल्कुल इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में उतार लो एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। शॉर्ट में इतना मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं करना है। यदि किसी का भी pH है तो H+ निकालना सीख गए। उसकी नेगेटिव पावर होती है 10 की घात में, 10 की घात में नेगेटिव पावर, पावर का मतलब घात। जैसे अपन को अब वापिस देखो शॉर्ट कैसे करें, pH कितना दे रखा था 3 और दूसरा pH बोलो कितना है, जल्दी बोलो 6, यही दे रखे है ना, pH दे रखा है 3 और 6। तो बताओ यहाँ से H+ कितना है बोलो 10 की घात -3, इसका H+ बोलो कितना है
-6। और बताओ क्या करेंगे, -3 में किसका भाग दे देंगे, -6 का। जो ताकतवर है और जो कमजोर है, जो बनाना चाहते हैं उसमें उसका भाग दे दिया। तो बताओ कितना आएगा, -3 ऊपर जाएगा +6, तो बताओ +3 ही बचेंगे ना ये, और 10⁻³ का मतलब पावर है 3, तो +3 बचेंगे ऊपर, -3 +6 तो 10⁻³ मतलब कितना हो गया बोलो, 1000। तो उत्तर कितना आएगा, 1000। तो सिंपल सही है, ये तो पूरा मैंने समझाया था कि ऐसे इसको करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन जो है आपको मैं दे रहा हूं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा, जिससे आपको अपने एक्टिव पार्टिसिपेट आप कर रहे हो तो ये आपको पता भी चले। लगातार मैं ये चीजें आपसे कहता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसके बावजूद भी कमेंट नहीं करते हैं, और ये थोड़ी सी गलत है बात। और यदि आप ऐसा करते हो तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात होती है कि यार चलो बच्चे भी एक एक्टिव रूप से यहाँ पर पढ़ाई के प्रति संजीदगी रखते हैं और पढ़ाई के प्रति सचेत हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, और क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच क्या होगा, उसका पीएच क्या होगा। ये न्यूमेरिकल नंबर तीसरा है, 1 2 3 रोमन पद्धति में लिख दिया। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी 4 ABCD 4 तो दो कि इसका पीएच क्या होगा, तो 4 यहां पर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, और ऑप्शन दे रहा हूं 1 4 6 और एक ऑप्शन है 10। तो 1 4 6 और 10। यहां पर क्वेश्चन वापस मैं बोल रहा हूं, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच क्या होगा। 1 4 6 और 10, ये आपको मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। राइट आंसर कौन सा होगा वो आपको यहां पर बताना है। आपको मैंने पीएच के बारे में पूरा वीडियो के अंदर समझा दिया है, तो अपेक्षा करता हूं इसका आप आंसर दोगे। लाल को नीला कौन करता है पहली बात, और यदि करता है तो उसका फिर पीएच क्या होगा। बस इतना सब यदि अपन को ध्यान है तो आप इसका आंसर बता पाओगे। तो ये आज बच्चों अपन ने जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम है पीएच स्केल। तो ये आपका कंप्लीट होता है अम्ल, क्षार, लवण, सूचक और पीएच स्केल। आगे फिर एक टॉपिक के साथ आपसे वापस मुलाकात होगी। बहुत सारे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं क्योंकि पढ़ाई जो है वो अनंत है, और लगातार टॉपिक्स को यदि हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम परीक्षा के अंदर क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएंगे। तो पुनः वापस आपसे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।